Good morning, class. So, am I audible to you? Any one of you can just respond. Yes, sir. Yes, sir. Great, thank you. So, I hope you all are doing well. And for today's class, we will be jumping to another unit that will be on columns, right? So, we will be discussing on how to design a column, right? So, this will be the new topic today. So, let me just share my screen to you all. So is my screen visible? Can you see this topic on compression members? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so columns are also called compression members. ठीक है? कॉलम स्टार्ट करने से पहले आई एम श्योर आप लोगों ने कॉलम देखे होंगे. ठीक है, कॉलम्स आप लोगों ने अपने घर में या कई सारी बिल्डिंग्स में देखे होंगे. कई जगह पे आपने रेक्टेंगुलर टाइप कॉलम्स देखे होंगे लंबे, है ना, इस तरीके के, जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगल शेप का होगा, है ना. कुछ आपने देखे होंगे जो सर्कुलर टाइप के होते हैं. ठीक है, जिनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है. तो कुछ इस तरीके के कॉलम्स देखे होंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग और भी टाइप के कॉलम्स हो सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ, बट इनमें हम लोग डील करेंगे रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम्स में. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, कॉलम्स है हम लोगों के. जो कॉलम्स है उसको कंप्रेशन मेंबर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट टेक्स कंप्रेशन. जो ये लोड है वो इस पे एक्ट करेगा. लेट अस से दिस P is load. Maybe I'll use some different color. ठीक है, तो लोड जो है वो एक्ट कर रहा है इस पे, दैट इज योर P. ठीक है, अब ये लोड कहाँ से आ रहा है? ये लोड आ रहा है ट्रांसफर होके फ्रॉम बीम्स, है ना. बीम से कॉलम पे ट्रांसफर हो रहा है, कॉलम से कहाँ ट्रांसफर होगा? नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफर होगा. इस तरीके से इट विल बी ट्रांसफर टू द फाउंडेशन, राइट. So we will be discussing how to design these compression members or columns. ठीक है, अब इनमें reinforcement कैसे पड़ा होगा? कुछ इस तरीके का reinforcement पड़ा हुआ है. इधर पे मेन reinforcement पड़े होंगे. ठीक है, इस तरीके से reinforcements पड़े होंगे. इधर मेन reinforcement. ठीक है, और इसको टाइस से बांधा गया होगा इस तरीके से, ये. ठीक है, जैसे हमने पहले देखा हुआ है बीम के केस में, तो उसको बोलते हैं टाइज. टाइज भी बोलते हैं, TIES, टाइज. इनसे बांधा गया. तो ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और मेन रेनफोर्समेंट कौन सी है? जो अलोंग द लेंथ है, लंबाई में. ठीक है, उसी तरीके से इनको भी टाइज से बांधा गया होगा. ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन रेनफोर्समेंट्स. ये वाली आपकी हो गई मेन, और ये वाली जो है आपकी हो गई टाइज. और लेटरल रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं आप, टाइज. ठीक है, टाइज बेसिकली इसको बोला जाता है, TIES. इस केस में भी ये मेन रेनफोर्समेंट है, और ये जिनसे बांधा गया है ये टाइज कहलाते हैं. ठीक है, सो मूविंग अहेड, कंप्रेशन मेंबर्स. वी आर डिस्कसिंग कंप्रेशन मेंबर्स, राइट. कंप्रेशन मेंबर्स अब दो तरीके के, कॉलम और स्ट्रट, मैंने आपको बताया. ठीक है, कॉलम और स्ट्रट. कॉलम भी बोलते हैं, स्ट्रट भी बोलते हैं इसको. ठीक है, और एक होता है पेडेस्टल. ठीक है, जो आप लोगों को रोड के किनारे पे पेडेस्टल टाइप के दिखाई देते हैं, वो है. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कॉलम है उसकी इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज्यादा होगी. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम विल बी मोर देन 3B. अभी आप पूछोगे कि इफेक्टिव लेंथ क्या है, ये हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे फर्दर, राइट. सो पेडेस्टल क्या, कौन सा कहलाएगा? जिसकी इफेक्टिव लेंथ लेस देन 3 टाइम्स B होगी. और B क्या है? B इज द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब कि ये डायमेंशन है D/B. ठीक है, अगर ये रेक्टेंगुलर कॉलम है तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, इस तरीके का. ठीक है, सो दिस विल बी योर डेप्थ एंड दिस विल बी योर विड्थ. ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको. एंड दिस विल बी योर लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ द कॉलम. सो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी ये हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे. बट इसमें छोटी डायमेंशन कौन सी? B है.
तो 3b से कम होना चाहिए फॉर पेडेस्ट्रियल, अगर उससे ज्यादा है तो वो कॉलम या स्टड कहलाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से डेफिनेशन है, एक डिफरेंशिएशन भी है कि कैसे आप कॉलम को पेडेस्ट्रियल से अलग बता सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द क्राइटेरिया, एल इफेक्टिव इज ग्रेटर देन 3b, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लेंडरनेस रेशियो। So there are two types of column. One is your short column and one is your long column. And how can you differentiate them? You can differentiate them using this slenderness ratio. अब इस slenderness ratio क्या होता है? LE in the direction of x upon d. मतलब ये तो LE क्या हो गया? Effective length जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, x डायरेक्शन में, ठीक है? और LE y LEY मतलब इफेक्टिव लेंथ y डायरेक्शन में, व्हेन द डायमेंशन इज d इज डेप्थ और b इज योर विड्थ, अगर ये लेस देन 12 होती है। ठीक है, इस रेशियो को बेसिकली लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब आप पूछोगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है? LLD, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, अब देखो कॉलम, अब मान लीजिए ये वाला कॉलम है, ठीक है, इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी? लीस्ट मतलब कि जो इनमें से छोटी वाली डायमेंशन है, तो इसमें विड्थ कम है। ठीक है, तो ये बी इसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगा, इट विल बी विड्थ, दैट इज बी विल बी इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, सो बी विल बी इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये बी बहुत ज्यादा हो और ये डी स्मॉल हो, तो उसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी? डी। सो इट विल बी, दिस लेटरल डायमेंशन विल बी आइदर बी और डी, तो आपको वही यूज करना है इस फॉर्मूले में। तो आइदर यू विल बी यूजिंग डी और बी, जो भी इनमें से छोटा होगा वो। ठीक है, और इस रेशियो को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ अपॉन डी और इफेक्टिव लेंथ अपॉन बी, जो भी लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। इफ इट इज लेस देन 12, इस रेशियो को बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, इफेक्टिव लेंथ अपॉन द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो। तो अगर ये 12 से कम आता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, या ये 12 के इक्वल आता है तो भी इसको शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। लॉन्ग कॉलम क्या है? जब हमारा स्लेंडरनेस रेशियो, दिस इज आवर स्लेंडरनेस रेशियो, आइदर दिस और दिस, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 12 देन इट विल बी योर लॉन्ग कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। नाउ बेस्ड ऑन लोडिंग, अब डिफरेंट टाइप की लोडिंग होती हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉलम अलग अलग तरीके से डिजाइन करने पड़ते हैं और अलग अलग कॉलम्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, एक्सियली लोडेड कॉलम क्या है कि लेट अस से इफ दिस इज योर कॉलम, वैसे मैं आगे और क्लियर डायग्राम्स आपको इसको दिखाऊंगा। इसकी ये एक्सिस पास हो रही है सेंटर से बिल्कुल। ठीक है, अगर इस एक्सिस पे ही लोड लग रहा हो, ठीक है, फॉर इंस्टेंस दिस लोड इज P, कोई भी एक लोड लग रहा है जो कि बिल्कुल इसके एक्सिस पे लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? दिस इज एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी तरीके का एक कॉलम है और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, जो सेंटर से पास हो रही है, जैसे दिस इज एक्सिस। ठीक है, और अगर लोड मान लो इसको अलग लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, मतलब एक्सिस से हटके लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिक। ठीक है, ये लोड इसेंट्रिक है, मतलब सेंटर से ये यहाँ तक का इसेंट्रिक है, तो इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको। एंड इसको हम, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल ई से शो करते हैं, इसेंट्रिसिटी शो करने के लिए, राइट। सो अगर ये लोड सेंटर पे ना लग के, सेंटर एक्सिस पे ना लग के कहीं और पे लग रहा है, किसी भी पार्ट में लग रहा है, तो उसको इसेंट्रिक बोलेंगे आप। तो सेकंड टाइप ऑफ लोडिंग इज इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। ठीक है, तो दो तरह के कॉलम हो गए, एक कॉलम तो वो है जो एक्सियली लोडेड है, जो बिल्कुल एक्सिस में है, और दूसरे हैं जो एक्सिस पे नहीं है, कहीं और पे हैं, थोड़े इसेंट्रिक हैं, इधर है या इधर है या मे बी इस डायरेक्शन में है, वाई और एक्स डायरेक्शन में। आगे चलकर और क्लियर मैं आपको डायग्राम से करूंगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलम, एक्सियली लोडेड होंगे या फिर इसेंट्रिकली लोडेड होंगे। ठीक है, तो अब इस पे देखिए आप, इसेंट्रिकली लोडेड में दो तरीके से हो सकते हैं, यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम और बाई एक्सियली लोडेड कॉलम। अब ये क्या होते हैं, इनको मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, सो दो चीज ध्यान रखिए, एक्सियली लोडेड कॉलम है और दूसरा है इसेंट्रिकली लोडेड। इसेंट्रिकली लोडेड में दो तरीके के, एक यूनी एक्सियली, यूनी मतलब क्या होता है? सिंगल, सिंगल एक्सिस में। ठीक है, बाई एक्सियली मतलब दो एक्सिस में, मतलब हाँ, बाई एक्सिस मतलब दो एक्सिस में होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको मैं आपको और डायग्राम से क्लियर करता हूँ। सो फिर इसको फर्दर हम देखते हैं। सी दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। राइट, एक्सियली लोडेड कॉलम में क्या है, जैसे मैंने बताया था, लेट अस से दिस इज योर कॉलम।
I'll just reduce the size of this so that you can even see this plan also. Yes. ओके, तो ये एक्चुअली लोडेड कैसे है? देखिए ये कॉलम है आपका, एक ये कॉलम है जिसका दिस इज योर डी एंड दिस इज योर विड्थ बी, ठीक है। इस तरीके से हमने डी बाई बी का एक सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर रेक्टेंगुलर कॉलम, ये कॉलम खड़ा है आपका। सो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मैंने बताया था ये बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब जहां पर से इसका न्यूट्रल एक्सिस पास कर रहा है या फिर जहां से इसका सीजी पास कर रहा है, ठीक है, इस सेक्शन में अगर ये डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली लोडेड कॉलम, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आप प्लान देखेंगे, प्लान क्या होता है? द टॉप व्यू। उसको अगर आप मैं बीच से कट कर दूं या मैं इसका टॉप व्यू देखना चाहूँ तो मुझे क्या दिखेगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, रेक्टेंगुलर पोर्शन, दिस पोर्शन, ये वाला जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, ये पोर्शन मुझे दिखेगा, दिस रेक्टेंगुलर साइज, ठीक है। तो वो वही प्लान मुझे ये दिख रहा है, देखिए रेक्टेंगुलर साइज का। सो दिस इज योर डी एंड दिस विल बी योर विड्थ, ठीक है। डी इस डायमेंशन को बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस वाले में क्या है, इसके बिल्कुल सेंटर पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल जहां पर ये कट कर रहे हैं सेंटर पे, वहां पर बिल्कुल क्या है, फोर्स एक्ट कर रहा है या लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा एक्चुअली लोडेड कॉलम। सो दिस विल बी योर फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलम, एक्चुअली लोडेड कॉलम, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। अब इसमें क्या होगा, इसेंट्रिकली मैंने बोला ये इसेंट्रिक होंगे, ठीक है, मतलब ये एक्सिस से नहीं पास करेंगे, ये थोड़ा से हटके होंगे उससे। सो इसमें दो होते थे एग्जाम्पल, एक होता था यूनी एक्सेल और एक होता था बाई एक्सेल, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट विल डिस्कस दिस वन, यूनी एक्सेल लोडेड कॉलम। सो यूनी एक्सेली लोडेड कॉलम एक हो सकता है ये लोडेड होगा वाई वाई इसेंट्रिक टू वाई वाई एक्स एक्स और लोड इसेंट्रिक टू एक्स एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या फर्क है, देखिए इसेंट्रिक टू वाई वाई का और टू एक्स एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, इसको आप डायग्राम से देखिए। सी अगेन दिस इज योर कॉलम, दिस इज योर डायमेंशन डी, ठीक है, एंड दिस इज योर अनदर डायमेंशन बी, ठीक है। ये डी बाई बी का एक सेक्शन है जो आप देख रहे हैं, ये नीचे इसका प्लान भी देख लीजिए आप लोग, हाँ, ठीक है। सो इन दिस वन देखिए लोड अगर ये जहां पे से जा रहा होता है, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस जो है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से लोड जा रहा होता है तो इसको बोलते हैं हम एक्चुअली लोडेड कॉलम। बट अभी लोड कहाँ पर लग रहा है, देखिए कॉलम के यहाँ पर लग रहा है, जो कि इतना एसेंट्रिक है, मतलब कि सेंटर से इतनी दूरी पे है, एसेंट्रिक है, तो इसको मैंने ई से शो कर दिया, ठीक है। अब इसका प्लान आप देखिए कैसा होगा, टॉप अगर आप टॉप से देखेंगे, सो यू दिस विल बी योर डी एंड दिस विल बी योर बी। लोड बीच में ना लग के अब कहाँ पर लग रहा है, इस डिस्टेंस पे लग रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज ई, तो इसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इतनी इसेंट्रिसिटी पे सेंटर से, सेंटर एक्सिस से इतनी इसेंट्रिसिटी पे। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लोड इसेंट्रिक टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के इसेंट्रिक है, मतलब कि ये वाई एक्सिस दिख रहा है और ये वाई एक्सिस से हटके है इधर पे, ठीक है। तो लोड जो है इसेंट्रिक है किससे, वाई एक्सिस से, ठीक है, जबकि लोड एक्ट कहां पर कर रहा है, एक्स एक्सिस में कर रहा है, देखिए। बट ये एसेंट्रिक किससे है, वाई एक्सिस से, ये प्लान से क्लियर दिखेगा, वाई एक्सिस से ई की डिस्टेंस पे ये लोड लगा हुआ है आपका, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में आप देखिएगा कि लोड इसेंट्रिक टू एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वाई वाली जो एक्सेस है उसमें लोड लग रहा है यहाँ पर कहीं, ठीक है, प्लान देखिए इसका, तो यहाँ पर कहीं पे लोड लग रहा है, पहले वाले में इधर लग रहा था एक्स वाले एक्सेस पे, अब इस पे वाई एक्सेस पे लग रहा है। बट ये जो एसेंट्रिसिटी है वो कहाँ से आ रही है, एक्स एक्सेस से आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द लोड इज इसेंट्रिक टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ई की दूरी पे है, ठीक है। अगर ये बीच में होता तो इसको हम एक्सिली लोडेड बोलते, बट ये हटके है इससे, तो दो डायरेक्शन में होगा ना, ये यूनी एक्सियल हो गया। यूनी एक्सियल मतलब कि एक एक्सिस से सेंट्रिक है, मतलब एक में तो एक्स में तो है ये लाई कर रहा है, बट वाई से सेंट्रिक है, इसमें ये वाई पे लाई कर रहा है, और बट ये एक्स से सेंट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक का इसके बीच में गैप है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूनी एक्सिली, मतलब एक एक्सिस में ये सेंट्रिक है, यूनी एक्सिली, ठीक है। अब देख लीजिए, here the load P is eccentric to y y axis but axial to x x axis। तो x x axis के तो वो है, ये क्या है, एक्सियली पढ़ रहा है, बट इसके एसेंट्रिक पढ़ रहा है, तो इसको यूनी एक्सियल बोलेंगे, एक ही एक्सिस में पढ़ रहा है, एक्स में। और इस वाले में देखिए कहाँ पर पढ़ रहा है, एक ही एक्सिस में पढ़ रहा है, वाई एक्सिस में, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं यूनी एक्सियल, ठीक है। अब आगे एक और देख लेते हैं, सेंट्रिकली लोडेड कॉलम है, बायएक्सियली लोडेड कॉलम, ये सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड वाला है।
बाई एक्सिली का क्या मतलब है, इसमें दो एक्सेस में होंगे। दो एक्सेस में कैसे हो सकता है कॉलम, ये देखिए, ये एक एग्जांपल है इसका, बाई एक्सिली लोडेड। अब इसमें यह ना तो इसके एक्स एक्सेस में आ रहा है, ठीक है, ना तो ये लोड एक्स एक्सेस में आ रहा है, ना ही वाई एक्सेस में आ रहा है, ये कहीं बीच में आ रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो इसका अगर आप प्लान देखो, सी, तो अगर आप इसका प्लान देखो तो लोड कहाँ पर एक्ट कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है, ना तो ये एक्स एक्सेस पा रहा है, ना ये वाई एक्सेस पा रहा है, तो ये ना तो एक्सिली लोडेड है, नीदर इट इज यूनि एक्सिली लोडेड। ये क्या है, बाई एक्सिली लोडेड है। बाई एक्सिली कैसे है, ये एक्स से भी, ये एक्स से भी इसेंट्रिसिटी पे और वाई से भी इसेंट्रिसिटी पे, ठीक है। ये सॉरी, दिस शुड बी ई एक्स और ये ई वाई होना है, ठीक है, क्योंकि वाई से इसेंट्रिसिटी पे है यहाँ इतनी डिस्टेंस पे, और ये एक्स से भी इसेंट्रिसिटी पे, दोनों से इसेंट्रिसिटी पे, किसी भी एक्सिस पे लाइन नहीं करता, एक्स पे भी नहीं वाई पे भी, तो इसको हम बोलेंगे बाई एक्सिल, बाई एक्सिली, इसे बाई एक्सिली लोडेड कॉलम, तो ये दोनों एक्सिस में लोडेड है कॉलम, ठीक है। सो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गए हैं। एनी वन ऑफ यू कैन जस्ट रिस्पॉन्ड एंड टेल कि ये ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो मूविंग अहेड, ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालना है, क्योंकि आपने ऊपर देखा था हम लोगों ने, जब हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो निकाल लेते तो हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, एल ई मतलब एल इफेक्टिव लेंथ अपॉन द लिटिल डायमेंशन, इट कुड बी बी और डी, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है, बी ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, जो भी लीस्ट लेटरल होगा वो डायमेंशन, तो इस रेशियो को हम बोल रहे थे स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये एल इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग स्टार्टिंग से सुन रहे हैं इफेक्टिव लेंथ, बट कॉलम की केस में कैसे निकाला जाता है, लेट अस, ठीक है। सो लेट अस सी, लेट अस से इफ दिस इज योर कॉलम, ये कॉलम है आपका, ठीक है, कॉलम इस तरीके से, उसके ऊपर एक बीम लोडेड है, ठीक है, बीम की डेप्थ कितनी है, डी है, ठीक है, और आपकी जो टोटल लेंथ है वो एल है, ठीक है, ये कॉलम का सेक्शन है, ये आपका फ्लोर है। तो जो आपकी इफेक्टिव लेंथ है वो क्या है इस वाले केस में, इट विल बी एल माइनस डी। एल माइनस डी मतलब कि ये वाला जो है, इस वाले जो इफेक्टिव लेंथ कहलाई जाएगी वो यहां से लेके यहां तक कहलाई जाएगी, ठीक है, सिंपल। अब देखिए इस केस में, देखिए अगर बीम कुछ इस तरीके की है आपका कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो तो डेप्थ D1 है, बट जो राइट वाला पोर्शन है बीम का वो D2 है, और ये दोनों डायमेंशन में डिफरेंट है, मतलब D1 इज ग्रेटर देन D2, ठीक है, D1 डेप्थ ज्यादा है और D2 की डेप्थ कम। अब इस केस में आप क्या करोगे, आप लोगे जो छोटा वाला डायमेंशन है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ कहलाई जाएगी इफेक्टिव लेंथ कॉलम की, वो कहां से कहां तक होगी, दिस विल बी एल वाई इक्वल टू एल माइनस डी टू, जहां तक का ये बीम आ गया, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का आपका इफेक्टिव लेंथ कहलाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता करेंगे इसमें कौन सी इफेक्टिव लेंथ है। और केस देख लेते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके की बीम है जिसमें कि आपकी एक बीम इधर है जिसकी डेप्थ D1 है, और एक बीम इधर है जिसकी डेप्थ D2 है जो कि इस तरफ है आपकी, ठीक है। अब देखिए ये इसमें डायमेंशन डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसमें ये दोनों वाई एक्सिस में था, देखिए कॉलम की जो वो है वाई एक्सिस में था, ठीक है, ये देखिए ये भी वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में, बट इस केस में आप देखिए दोनों है इसमें, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस भी है आपका, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सी यहाँ पर देखिए आपका ये क्रॉस सेक्शन जो है वाई है, वाई डायरेक्शन में जो आप लेंगे एल वाई इफेक्टिव लेंथ वो हो जाएगी आपकी इस डायमेंशन तक का डेप्थ जितनी है, तो एल माइनस D1, ठीक है। बट इसमें एक और आपकी इफेक्टिव लेंथ आएगी जो कि एक्स डायरेक्शन में आएगी, ये तो वाई डायरेक्शन हो गई आपकी क्योंकि इस डायरेक्शन में है, आई होप कोई समझ में आ रहा होगा आपको, दो डायरेक्शन है, ठीक है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे प्लेन नहीं है ये 90 डिग्रीज मान लीजिए इस तरीके का कुछ है, ठीक है, इसके बीच का एंगल। सो ये वाला जो होगा वाई डायरेक्शन में इट विल बी कॉल्ड, जस्ट मिनट, कॉल टू टेक, हेलो, और ये इसके बाद मेरे को जिनसे से बात और क्लास में जिनसे प्लीज को, हाँ हाँ कॉल कीजिए। ओके ओके, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
सो अगर इस तरीके का केस है तो आपके दो इफेक्टिव लेंथ होंगी, एक होगी वाई डायरेक्शन में दैट विल बी एल माइनस डी वन, और एक होगी आपकी एक्स डायरेक्शन में दैट विल बी एल माइनस डी टू। ठीक है, तो ये आपकी बस इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर कभी आपको यूज करना पड़ेगा तो इस टाइप की टी टाइप बीम्स जो है, टी टाइप कॉलम सेक्शन जो है उसमें आपको ऐसे इफेक्टिव लेंथ निकालनी पड़ेगी। बट जो कोड कहता है वो कैसे निकाला जाता है इफेक्टिव लेंथ, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए बीम वन, बीम टू, बीम थ्री है, बीम डायरेक्शन जो है आप निकाल सकते हैं। Let me just jump to this section. This is your effective length of columns. ठीक है, अब कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कैसे निकाली जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या है? इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ है, इट इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, जीरो पॉइंट बेंडिंग मोमेंट के पॉइंट होते हैं, वो आपका कहलाता है, वहां से लेंथ आपकी कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, सो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, आप किस पॉइंट को बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ ली है तो शायद उसमें भी ये टर्म्स आपको पता चलेंगे। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज योर कॉलम, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, यहाँ ये लोडेड है, आपका पी लोड दिख रहा है, और ये इसका लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? देखिए ये पिन जॉइंटेड है। ठीक है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, है ना, ये दोनों पिन जॉइंटेड है यहाँ पर से। तो पिन जॉइंटेड जो होते हैं उसमें क्या होता है? पिन जॉइंटेड में आपका जो ये बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? इधर से लेके इधर तक पूरा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का। तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टाइप का है ये, है ना। और यहाँ पर जीरो होता है, पिन जॉइंट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। आपको पता है कि पिन जॉइंट में कभी भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, फिक्स वाले में होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, बट पेन में क्या होता है? जीरो बेंडिंग मोमेंट होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। सो देयर विल बी नो रोटेशन इन दिस वन, ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो इसमें इफेक्टिव लेंथ जो है वो वही होगी जो ओरिजिनल लेंथ थी। तो एल ई क्या हो जाएगा इसके लिए? एल हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ विल बी द सेम एज इट वाज अर्लियर। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, सी दिस वन। इस कॉलम में क्या है? दोनों एंड्स जो हैं इसके फिक्स्ड हैं। पहले वाले में दोनों क्या थे? पिंड थे, पिन जॉइंट थे। अब जो है केस आपका दोनों फिक्स्ड हैं। ठीक है, और ये इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये लोडेड है पी से। अगर इसमें लोड पड़ रहा है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो किस तरीके का बनेगा? वो आपको पता है, मूवमेंट यहाँ पर जीरो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट लगेगा क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट लग रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, बट कुछ टाइम बाद यहाँ पे आगे आके थोड़ा सा ये जीरो मूवमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आके मूवमेंट जीरो हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी हो जाती है? वो उसकी जस्ट हाफ हो जाती है, जितनी ओरिजिनल थी 0.5, दैट इज ऑल्सो यू कैन ऑल्सो राइट 1/2 ऑफ दिस लेंथ। ठीक है, तो 0.2 का आप लिख सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ विल बी द हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या है? इस वाले में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये दोनों में बेंडिंग मोमेंट जीरो है। इस वाले में देखिए कहाँ कहाँ पर जीरो है, एक तो यहाँ पे जीरो है, एक यहाँ पे जीरो है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसी को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। सो दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का इज योर इफेक्टिव लेंथ विच विल बी 0.5 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए। So this is your one end is fixed and another one is pinned। ठीक है, अब अगर ऐसा केस आ जाता है आपके पास, तो पिन वाले में तो आपको पता है मूवमेंट होता ही नहीं है, तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कुछ मूवमेंट होता है तो यहाँ तक होगा। तो जीरो मूवमेंट इसमें कहाँ पर आ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आप इस लेंथ को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है 0.7 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, लेंथ से थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर आपका कॉलम जो है वो नीचे से फिक्स है और ऊपर से फ्री है, देखिए कोई भी यहाँ पर जॉइंट नहीं है, ऊपर से फ्री है, सिर्फ सिंगल ऐसे कॉलम खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आपका बेंडिंग मोमेंट इधर पे आता है कहीं पे। ठीक है, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके से बेंड करेगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है। यहाँ से लेके ये पॉइंट है जीरो बेंडिंग मोमेंट का, और ये एक पॉइंट है जीरो बेंडिंग मोमेंट का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जीरो बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट है, तो इस लेंथ को आप बोलोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये बना हुआ भी एक्चुअली दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ एल ई।
सो ये एल था, ये ट्वाइस टाइम्स एल हो गया, तो दिस विल बी 2L, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि किस तरीके के कॉलम आप डिजाइन कर रहे हैं, कौन सा कॉलम आपको प्रॉब्लम में दिया गया है, either it is fixed on both side, fixed on one side and another point is another side support is pin joint, और ये केस भी हो सकता है कि एक साइड से वो फिक्स्ड हो, दूसरी साइड से फ्री एंड में हो, ठीक है। तो क्या रहेगा उसके लिए इफेक्टिव लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। इवन दिस इज गिवन इन IS 456 2004, ठीक है। IS कोड में भी ये सारी सारी सपोर्टेड लेंथ्स आपको गिवन है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिवली यू नो आस्क्ड इन दिस पेपर्स आल्सो, कंपटीशन एग्जाम्स एंड ऑल, ठीक है। उसमें ये पूछ लिया जाता है कि अगर ऐसा कॉलम है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक आइडिया था कि कैसे इफेक्टिव लेंथ आपका कॉलम में निकाला जाता है, राइट। तो यहाँ तक का आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस वाज योर बेसिक आइडिया फॉर कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। कैसे कंप्रेशन मेंबर में लोडिंग होती है, ठीक है। क्या देखा था हमने, एक कॉलम होता है, एक होता है पेडेस्ट्रियन, कॉलम या स्टड होता है, या एक होता है पेडेस्ट्रियन, ठीक है। उसका डिफरेंस हमने देखा था कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हमने देखी कि शॉर्ट कॉलम्स क्या होते हैं और लॉन्ग कॉलम्स कौन से कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने देखा था। फिर हमने लोडिंग के हिसाब से देखा था, एक था एक्चुअली लोडेड कॉलम और दूसरे थे आपके एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स, ठीक है। एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम अगेन दो को टाइप के कॉलम्स थे, एक था यूनिएक्सियल लोडिंग और एक था बाइएक्सियल लोडिंग। तो आपने ये सारे कॉलम्स में देखे कि किस तरीके की लोडिंग एक्ट कर सकती है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज विल डिजाइन दीज कॉलम्स, ठीक है। अगेन विल जंप लाइक टू WSM मेथड एंड देन विल गो टू द विल सॉल्व यूजिंग LSM मेथड, ठीक है। तो पहले एक बार WSM मेथड से हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉलम को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग अनदर स्क्रीन विद यू, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी ये सारी चीजें आपको कॉमन दिखेंगी, ठीक है। सो विल गो टू द कॉन्सेप्ट्स टुडे, देख लेते हैं। आई विल जस्ट क्लोज दिस स्क्रीन, मैं दूसरी स्क्रीन आपके लिए ओपन करता हूँ। Okay, so I'll share another screen with you now. And this. So is this slide visible to you on columns? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. So yeah, I'll take. So columns, yes, we are discussing the columns. This unit is on column. First, we'll be discussing using WSM method, right? Working stress method. तो एक बार से देख लेते हैं कि कैसे किया जाता था इससे। So again, I've told you this thing we have already discussed कि ये एक होता है लॉन्ग कॉलम, एक होता है शॉर्ट कॉलम। ये डिफरेंशिएशन आपको पता था। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता था? इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। So it will be like effective length is your L effective, and this least lateral dimension is your D or B, whichever is less, right? So this is your slenderness ratio. तो शॉर्ट कॉलम किसे बोलते थे? जब स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होता था, और लॉन्ग कॉलम तब बोलते थे जब स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, राइट। ये हम देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। नाउ हाउ टू फाइंड कि कॉलम उतना लोड झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। सो यू नो दैट फ्रॉम स्लैब द लोड इज ट्रांसफर टू बीम एंड देन फ्रॉम बीम इट इज ट्रांसफर टू कॉलम, राइट। तो सारा का सारा लोड जो आता है कॉलम पे आता है। तो क्या वो लोड कॉलम वो लोड बेयर कर सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे? सो दिस कैन बी फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर फॉर शॉर्ट कॉलम। अगर वो शॉर्ट कॉलम है तो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, और अगर वो लॉन्ग कॉलम है तो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। दिस इज WSM मेथड, ओके। सो इसमें क्या क्या है देख लीजिए। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम। क्रॉस सेक्शन मतलब टॉप व्यू है इस कॉलम का, ठीक है। इसमें मेन रेनफोर्समेंट लगी हुई है, आपको दिख रही है, ठीक है। मतलब ये अगर आप इसको देखोगे फ्रंट से तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कॉलम है, ठीक है।
ये कॉलम है, इसका टॉप व्यू आपको दिख रहा है, और ये रेनफोर्समेंट्स लगी हुई है, एक दो, मतलब कॉर्नर्स पे लगी हुई है बेसिकली दो, और दो इस कॉर्नर्स पे लगी होंगी जो आपको इधर से दिखेंगी, ठीक है। तो ये आपको रेनफोर्समेंट दिख रही है, मेन रेनफोर्समेंट दिख रही है, एक दो तीन चार कॉलम रेनफोर्समेंट सॉरी कॉर्नर्स पे लगी हुई। सो दिस इज योर एरिया ऑफ कंक्रीट विच इज शोन बाय एसी, और ये जो है एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, एएससी मतलब स्टील इन कंक्रीट भी बोल सकते हैं, कंप्रेशन मेंबर है तो हम इसको कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉलम योर, दिस इज कॉलम, तो एएससी इज योर एरिया ऑफ स्टील इन column, you can say that, right? Okay, so here the formula is, this is also given in IS code, IS 456, it is clearly mentioned this formula. So इसमें क्या है, P फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो देखिए दो चीजें हैं, एक है कंक्रीट और दूसरा स्टील, तो आप ले लीजिए, पहले आप स्टील का ले लीजिए, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंक्रीट, ठीक है। ये तो आपका हो गया स्टील की बात, और हो गया दूसरा हो गया कंक्रीट, मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, सिग्मा सीसी, मतलब कि स्ट्रेस ऑफ concrete, right? So this is your steel in concrete and this is your CC is मतलब concrete in column, concrete in column, ठीक है। इस तरीके से हम निकल सकते हैं, तो स्टील इन कॉलम एंड कंक्रीट इन कॉलम, तो ये दोनों मिक्स करके आपका आता है टोटल लोड जो आएगा, ठीक है। सो योर AC, AC इज नथिंग बट एरिया, AC क्या होगा, टोटल एरिया, जितना भी टोटल एरिया है A माइनस द एरिया ऑफ स्टील, तो आप इससे करोगे तो कंक्रीट का एरिया निकल आएगा वो, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट इट, वो इजीली आप कर लोगे, ठीक है। दिस फॉर्मूला वाज फॉर शॉर्ट कॉलम, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को और पुट डाउन कर देने वैल्यू, यू विल फाइंड दिस लोड, P इज लोड, ठीक है, किलोमीटर में आएगा, तो ये वो लोड है जो ये कॉलम झेल सकता है, ठीक है। उसी तरीके से फॉर लॉन्ग कॉलम, अगर वो कॉलम लॉन्ग कॉलम है, दैट मीन्स उसका स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 है, सो इन दिस केस द फॉर्मूला रिमेन्स सेम, एरिया इनटू स्ट्रेस ऑफ दिस स्टील और एरिया इनटू स्ट्रेस ऑफ दिस कंक्रीट, ये दोनों, ये तो ऊपर की तरह सेम है, बट इसमें एक चीज जुड़ गई है, CR, ठीक है। CR क्या है, CR एक कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं रिडक्शन कोफिशिएंट, और इसका खुद का फॉर्मूला है 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B, where B is your least lateral dimension, ठीक है। B is your least lateral dimension, L इफेक्टिव है, इफेक्टिव लेंथ जो हम लोगों ने निकाली थी, अभी दिखाया था मैंने आपको, आगे भी अभी और आएगा, ठीक है। So you can use this formula, or this is also given 1.25 times 1.25 minus L effective upon 160 into I minimum, यहाँ पर तो जो दिया था वो B दिया था, 48 times B दिया था, B was real least lateral dimension, यहाँ पर दिया 160 times I minimum। I minimum क्या है, least radius of gyration, और radius of gyration क्या होता है, अगर आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा strength of materials में, so it is your moment of inertia upon the area, under root of moment of inertia upon area. So this is your moment of this is your least radius of gyration, right? तो आप इन दोनों में फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग दिस CR, ठीक है। सो जनरली आप लोगों के क्वेश्चन जो आएंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आएंगे, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट ऑन द वैल्यूज एंड यू विल फाइंड द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम, मतलब कितना लोड वो बेयर कर सकता है कॉलम का, वो आपका निकल जाएगा लॉन्ग कॉलम। So this is simple, I guess, directly based on the formulas, ठीक है। और उसी तरीके से अगर कोई कंपोजिट बीम होती है, कंपोजिट क्या होता है, जिसमें डिफरेंट मटेरियल मिला होता है, मान लीजिए ये दिस इज योर कॉलम, ठीक है, ये आपकी रेनफोर्समेंट है, और बीच में इसमें कोई मटेरियल लगा हुआ है, लेट्स से कोई स्टील लगा हुआ है या वुड लगा हुआ है, मान लीजिए वुड है इसमें कुछ, या फिर कोई और स्टोन है, मान लीजिए कोई और मटेरियल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट विल बी AC, ASC मतलब स्टील का एरिया, और AM मतलब मटेरियल का एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला रिमेन सेम, P इक्वल्स टू CR, सिंपल क्या हो जाएगा, कंक्रीट का लोड मतलब एरिया इनटू स्ट्रेस, स्टील का लोड एरिया इनटू स्ट्रेस अगेन, और उस मटेरियल का जो भी एरिया है इनटू उसका स्ट्रेस जो भी आ रहा है उसमें, ठीक है। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर कंपोजिट कॉलम, अगर ऐसे कॉलम का केस आता है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव लेंथ, ये जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज गिवन इन योर टेबल नंबर 28, यू कैन जस्ट नोट डाउन इट दैट इफेक्टिव लेंथ अगर आप लोगों को निकालनी है तो आप लोग कहाँ से निकाल सकते हो, टेबल 28 में गिवन है, ठीक है। तो ये टेबल वहाँ पर गिवन है IS कोड में, तो ये केस हमने देखा था, जब फिक्स्ड होता है तो हमारा क्या हो जाता है,
एक थ्योरेटिकल वैल्यूज है, एक रिकमेंडेड वैल्यूज है, राइट। सो आप लोग इन वैल्यूज को यूज करोगे, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यूज को आप यूज करोगे, इट विल बी हाफ। मैंने बताया था आपको ये कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से आता है, तो ये इसकी हाफ हो जाता है लेंथ, है ना। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कौन से, ये वाला और ये वाला, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। सो दिस इज योर 1/2 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। उसी तरीके से एक फिक्स्ड है, एक पिन जॉइंट है, तो 0.7 टाइम्स एल हो जाता था। अगर ये दोनों पिन होते थे तो जो एल होता था वही एल इफेक्टिव हो जाता था। सो इट इज योर लाइक एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब मान लीजिए एक फिक्स्ड एंड है और दूसरा जो है आपका जो आपका एंड है ये फ्री एंड है, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन बट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब नॉट है कॉलम नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये यहाँ पर अपनी पोजीशन में तो हेल्ड नहीं है बट इसमें रोटेशन अलाउ नहीं किया गया, यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई कॉलम होता है तो सेम इसमें भी इफेक्टिव लेंथ ओरिजिनल लेंथ की इक्वली रहती है। फिर एक केस और दिया होगा आपको जिसमें कि आपका कॉलम जो है दैट इज नॉट हेल्ड इन पोजीशन, जिसको आपको पोजीशन में तो हेल्ड नहीं है बट पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, पार्शियली इसको रिस्ट्रेंड किया गया रोटेशन, मतलब पार्शियल रोटेशन अलाउ किया गया इसमें, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है बट रिकमेंडेड वैल्यू 1.5 टाइम्स है, ठीक है। और ये वाला केस आप लोगों ने देखा था, अगर ये पिन जॉइंट हो और ये ऊपर से रोटेशन, मतलब ये जो है आपका दिस इज नॉट हेल्ड इन पोजीशन और पिन जॉइंट है, मतलब इसमें रोटेशन आपका अलाउड है ना, फिक्स्ड होता है तो रोटेशन अलाउड नहीं होता, तो रोटेशन अलाउड है इसमें, तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कुछ नीचे तक आएगा इसके, है ना। तो दिस इज इफेक्टिव लेंथ विल बी ट्वाइस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। और ये वाला केस हमने देखा था, एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फ्री है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाता था, सॉरी भाई, इसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी जाती थी, ट्वाइस टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ जाती थी, तो ये भी ट्वाइस हो जाता है। So you can either remember these values or it is also given in your IS 456, so no need to worry about the effective length. But आपने देखा कि effective length बहुत ही ज्यादा इसमें जरूरी हो जाता है कॉलम्स में, राइट, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो निकालना तो भी इफेक्टिव लेंथ की जरूरत है, डिजाइन करेंगे तो भी इफेक्टिव लेंथ की जरूरत है, तो आपको हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। नाउ अभी तक का जो हमने बात की वो था सब रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट वन इज योर सर्कुलर कॉलम, इफ यू हैव टू डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम, ठीक है। आप मान लीजिए आपका कॉलम है, ठीक है, ये इसमें रेनफोर्समेंट्स डली हुई हैं और ये इसमें टाइज डली हुई जिनसे इसको बांधा गया है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, आपको इस तरीके का दिखेगा, टॉप से राउंड दिखेगा, मेन रेनफोर्समेंट जिसके ये चारों ओर लगी हुई है, मतलब इस तरीके से सर्कल में लगी हुई, और ये जो आपको दिख रहा है जिससे बांधा हुआ है, ये इसको टाई बोलेंगे। सो दिस इज योर मेन रेनफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, मेन और लॉन्गिट्यूडनल, एंड दिस वन इज योर टाई, ठीक है, टाइज, TIES या टाइज, टी लगा लीजिए इसको, ठीक है। एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। तो ये अगर आपको आ जाता है कि आपको डिजाइनर बोलता है कि आपको क्लाइंट बोलता है कि ही नीड्स अ सर्कुलर कॉलम, ही डजंट नीड अ रेक्टेंगुलर कॉलम, नाउ इन दिस दैट केस यू विल हैव टू डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम, और आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम सर्कुलर शेप का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, विद सेपरेट स्टीरअप्स, अगर ये सेपरेट स्टीरअप्स हैं, सेपरेट स्टीरअप्स मतलब कि ये देखिए एक स्टीरअप ऊपर लगा हुआ है, फिर दूसरा स्टीरअप कुछ डिस्टेंस बाद लगा है, तीसरा नीचे लगा है, चौथा यहाँ लगा है, पांचवा यहाँ लगा है, ठीक है। स्टीरअप्स या टाइज भी बोल सकते हैं आप इनको। तो ये सेपरेटेड है, मतलब ऊपर नीचे नीचे नीचे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो अगर ये इस तरीके के सेपरेटेड स्टीरअप्स या फिर टाइज हैं तो इसका डिजाइन सेम एज द RCC कॉलम, जैसा RCC कॉलम होता था सेम वही फॉर्मूला है। दिस इज योर फॉर्मूला CR टाइम्स AC इंटू सिग्मा CC, और स्टील के लिए भी ये सेम है, ठीक है, जो हमने ऊपर यूज किया था सेम फॉर्मूला हुआ है फॉर सेपरेट स्टीरअप। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी हो सकता है कि विद हेलिकल रेनफोर्समेंट या टाई के साथ हो सकता है, ठीक है, मतलब ये तो सेपरेट टाइज हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा केस आ सकता है आपका कि आप इसमें ऐसा रेनफोर्स, आपका ये कॉलम है, ठीक है, इसमें आपने रेनफोर्समेंट डाली है, सॉरी ये ज्यादा नीचे चला, ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट्स हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में तो आपने टाइज को सेपरेट बांधा था, बट इस वाले केस में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे यूज कर लेते हो उसको हेलिकल शेप में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट या फिर टाई, इस तरीके से जो है हेलिकल रेनफोर्समेंट या टाई है। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालना है P,
कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम है आपका, दिस इज योर सेम एज अबव, और जो उससे ऊपर था आरसीसी कॉलम में जो था सेम वही फॉर्मूला, बस इसमें आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज 1.05। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर जो स्टिरप्स हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं हेलिकल शेप में। ठीक है, बट इसकी डिजाइन डिफरेंट हो जाती है, तो सिर्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए हमने पी निकाला हुआ है। ठीक, तो सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो ये रेनफोर्समेंट है, सॉरी ये कॉलम है, ये बीच में इसमें रेनफोर्समेंट लगी हुई है, मेन रेनफोर्समेंट, और जो टाइज लगी हुई है उसको इस तरीके से बांधा गया है ना, कुछ हेलिकल शेप में, ये एक ही कंटिन्यू किया गया। ठीक है, सो जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, दो के बीच में, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको भी आप बोलेंगे पिच। ठीक है, एक हेलिकल के बीच में जो डिस्टेंस आएगी दैट इज योर पिच, तो इसको बोलेंगे आप हेलिकल रेनफोर्समेंट, दिस इज योर मेन रेनफोर्समेंट। आप देखेंगे इसमें तो आपको ऐसे ही दिखेगा, टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बाहर कॉलम का सेक्शन दिखेगा, अंदर मेन रेनफोर्समेंट दिखेंगी, टॉप व्यू अगर आप देखेंगे, और ये गोल जो आपको दिख रहा है ये आपका हेलिकल है। हेलिकल आपको ऊपर से गोल ही दिखाई देगा। ठीक है, हालांकि वो नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे राउंड होते जा रहा है। ठीक है, अगर आप टॉप से देखोगे तो वो गोल ही दिखेगा, तो इट इज लाइक स्प्रिंग टाइप ना, अगर आप देखोगे स्प्रिंग को ऊपर से तो पहले तो सर्किल ही दिखेगी। ठीक है, so for helical reinforcement this criteria should be satisfied, which is given in this clause 39.4.1 and page number 71 of the ICE code। तो उसमें ये बोलता है कि इस टाइप की रेनफोर्समेंट बनाने के लिए ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल होना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया क्या है, 0.36 एफसी के क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको पता है, एफआई क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, एजी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द कंक्रीट, ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन, एसी क्या आपका कोर का एरिया है, मैं आपको बताऊंगा भी ये सब चीजें क्या है, एसी एजी -1, this should be less than or equals to VH upon VC। VH is your volume of the helix and VC is your volume of the core। अब ये helix और core क्या है ये चीज आप देखिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आप हेलिकल रेनफोर्समेंट आपका मतलब पास होगा, मतलब वो कि सही होगा आपका। ठीक है, डिजाइन सही माना जाएगा। सो हियर यू कैन सी दिस इज योर कॉलम, ये बाहर कॉलम है। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट जो आपको टॉप में दिख रही है गोल गोल। ठीक है, ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट है, और ये जो रेड कलर से मैंने बना रखा है ये वाला, ये जो बाहर का गोला दिख रही है ये आपका वही है हेलिकल रेनफोर्समेंट है। ठीक है, टॉप से आप देखोगे तो ये गोल ही दिखेगा। तो हमने किस तरीके से इसको शो किया हुआ है, देखिए ग्रॉस एरिया और ग्रॉस डायमीटर, जहाँ पर जी लिखा है वो ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब कि बाहर से लेके बिल्कुल कॉलम के बाहर से एंड के डिस्टेंस जो है या डायमीटर जो है उसको आप बोलेंगे ग्रॉस डायमीटर और ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, ग्रॉस एरिया। ठीक है, और जहाँ पे सी लिखा होगा वो है कोर का एरिया, कोर का डायमीटर, जैसे कोर ये वाला है, कोर होगा यहाँ से जहाँ से हेलिकल रिइंफोर्समेंट शुरू हो रही है और जहाँ पे इस एंड पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है दैट विल बी योर कोर। ठीक है, और जो हेलिक्स का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द हेलिकल, इसका डायमीटर कितना होगा, इस रेनफोर्समेंट के बीचों बीच से यहाँ तक की रेनफोर्समेंट के बीचों बीच तक, तो डीएच जो है वो हेलिक्स का डायमीटर है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं, और इनको कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, एरिया ग्रॉस एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी इस केस में आप क्या लेंगे, ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, सिंपल। उसी तरीके से कोर ऑफ द डायमीटर, कोर ऑफ द डायमीटर क्या है, देखिए आप खुद से निकाल के देखिए, डी सी ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, फाइंड आउट। तो अगर मैं कहूँ मैं डी जी माइनस 2 टाइम्स द क्लियर कवर कर दूं, मतलब 2 टाइम्स मतलब दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दिस इज जो क्लियर कवर ना, रेनफोर्समेंट से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाते हैं, क्लियर कवर कहलाता है। ठीक है, तो ये इससे अगर मैं इस डायमीटर से अगर इसको रिड्यूस कर दूं तो मेरा ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मेरा डीसी आ जाएगा। तो डीसी इज नथिंग बट डीजी ग्रॉस डायमीटर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, ये कवर है कंक्रीट का यहाँ से यहाँ तक का, 2 टाइम्स इसलिए लिया क्योंकि एक ये हो गया और एक ये हो गया कवर। ठीक है, 2 कवर हो गए, तो इसको 2 कवर लिया मैंने। एरिया ऑफ द कोर क्या होगा, π/4 डी सी स्क्वायर हो जाएगा, उस फर्क कितना है, आपको कोर का डायमीटर आ जाएगा, तो π/4 डी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है।
और जो VC यूज करना था हम लोगों को, देखिए यहाँ पर VC यूज किया है, VH यूज किया हुआ है। तो VC कैसे निकाल सकते हैं? VC निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोर एरिया फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द कोर एरिया फॉर 1 मीटर लेंथ। सिर्फ हम 1 मीटर लेंथ ले रहे हैं। देखिए कॉलम तो कितना भी लंबा हो सकता है ना, 5 मीटर 10 मीटर का कॉलम है, तो हम कितना लेते हैं इसको, जहां पर इसकी 1 मीटर की लेंथ आ रही है वहां तक हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे तक का जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो वॉल्यूम ऑफ कोर एरिया फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द कॉलम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज नथिंग बट योर एरिया इनटू, मतलब एरिया आपका मीटर स्क्वायर में हो गया, और एक और डायमेंशन आपको जोड़ना है, दैट इज योर दिस लेंथ 1 मीटर। तो 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो पाई/4 DC स्क्वायर इंटू 1000। सो दिस विल बी इन योर मीटर और mm क्यूब, ठीक है। सो सॉरी, दिस विल बी इन योर mm क्यूब, क्योंकि 1000 mm में लिया हुआ है मैंने। आप d को भी आप अगर mm में कन्वर्ट कर लेंगे, सो यू कैन फाइंड दिस वॉल्यूम इन mm क्यूब, राइट। सो ये 1 मीटर के लिए लिया था, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। 1000 mm is 1 मीटर। एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज द वॉल्यूम ऑफ द हेलिक्स। ये सब कुछ फाइंड कर लिया आपने, AG फाइंड कर लिया, AC फाइंड कर लिया, VC फाइंड कर लिया आपने, तो वॉल्यूम ऑफ द कोर। बट वॉल्यूम ऑफ द हेलिक्स कैसे निकालोगे? ठीक है, ये हेलिक्स है, ये जो जा रहा है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो अब ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। सो VH इज योर वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट इन यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर ऑफ अ कॉलम। ये भी सेम 1 मीटर तक का निकाली जाती है। सो आपको ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न उस हेलिक्स में है, लेंथ इन 1 टर्न, एक टर्न में कितनी लेंथ आ रही है वो निकालना है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हेलिक्स, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हेलिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द हेलिक्स विल बी VH इक्वल्स टू 1000 अपॉन P। 1000 क्यों लिया? अगेन मैंने 1 मीटर बोला था। P क्या है? पिच। पिच क्या होता है? दिस इज योर पिच, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, जहां पर से दो बेंड आ रहे हैं ना, ये ऐसे और ऐसे, तो उनके बीच की डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। सो 1000 अपॉन P, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे ना, मतलब 1 मीटर की लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपको उससे पता चल जाएंगे। तो पिच कितनी पिच आ रही है, तो 1000 मीटर में, मतलब 1000 mm में की डिवाइडेड बाय पिच करोगे तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता चल जाएंगे। उसी तरीके से लेंथ इन 1 टर्न, लेंथ इन 1 टर्न आपको बेसिकली निकाला जाता है इस तरीके से, यहाँ पर मैंने निकाला है। दिस इज योर अंडर पाई DH। DH मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, DH इज योर दिस डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, मतलब ये जो हेलिक्स लाल वाली जो दिख रही है आप लोगों को, ये वाली जो रिइंफोर्समेंट है उसके डायमीटर, मतलब उसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये सिंपल है, पाई इंटू DH स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का अंडर रूट, बट इसको हम लोग लेते हैं पाई DH, सिर्फ इतना ही पोर्शन हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। मतलब कोड बोलता है कि आपको लेंथ जो लेनी है वो कितनी लेनी है, पाई DH लेनी है। सो लेंथ इन 1 टर्न अगर आपको निकालनी है तो इट इज पाई इंटू DH। DH इज नथिंग बट योर दिस। अब इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे बता सकते हो कि DH कितनी होनी चाहिए? दिस DH, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? यहाँ तक आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर टू सेंटर? देख लीजिए, DH कैन बी योर, देख के बताइए DH कैसे निकाल सकते हो। तो अगर मैं इस DG से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का DG है ना पूरा, ये इतना ग्रॉस डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो ग्रॉस डायमीटर, अगर मैं यहाँ से इतने पोर्शन को माइनस कर दूं, तो DG माइनस हाफ ऑफ दिस रेनफोर्समेंट, मतलब रेनफोर्समेंट का तो कुछ ना कुछ डाया होगा। सो लेट अस से दिस इज योर 5, हेलिक्स का जो डायमीटर है 5 है, तो आधा आधा डायमीटर यहाँ पर से हटेगा, माइनस होगा, और आधा यहाँ से हटेगा, तो 1/2 प्लस 1/2, और DG माइनस 1/2, मतलब इसको आप लिख सकते हो, इट कैन बी लाइक DG माइनस 1/2 ऑफ 5 माइनस 1/2 ऑफ 5, ठीक है। एक हाफ यहाँ से हटेगा, DG माइनस हाफ ऑफ द ये डिस्टेंस, और हाफ वाली डिस्टेंस हटेगी। सो मैं इसको अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ, DG ग्रॉस डायमीटर माइनस 5, ठीक है। तो देखिए यही चीज है यहाँ पे। तो DH यू कैन फाइंड यूजिंग DC कोर डायमीटर माइनस 5, सॉरी मैंने DG बता दिया, यहाँ पे DC से आप कर सकते हैं, सॉरी, ओके।
नॉट डीजी, डीजी में तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, आपको ये वाला लेना है, डीसी कोर लेना है आपको, ठीक है, कोर का डायमीटर लेना है, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेना है, और इससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है दिस डिस्टेंस, इसकी जो डायमीटर है उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दिस इज सिंपल, ओके, सो दिस इज नॉट डीजी, दिस इज योर डीसी, ठीक है, कोर के डायमीटर से माइनस करना है, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो यू कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, तो डायमीटर ऑफ द हेलिक्स आपको मिल जाएगा डी एच, डी सी माइनस डी, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द हेलिक्स इज नथिंग बट 5/4 इंटू डी स्क्वायर, तो 5h क्या है, नथिंग, दिस 5h इज योर डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, ठीक है, एच से इसलिए दिखा है क्योंकि हेलिक्स का डायमीटर, जो ये डायमीटर होता है ये मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर होता है, आप एम से दिखा सकते हो, मेन लिख सकते हो उसका आगे, एच से लिखा है मतलब हेलिकल का है, ठीक है, उसका डायमीटर, तो आप खुद ही देख सकते हो दो तरीके की रेनफोर्समेंट है, ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट है तो उसका डायमीटर 5 होगा, और ये हेलिकल वाली का डायमीटर जो होगा उसको 5h से आप दिखा सकते हो। सो लाइक दिस यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस हेलिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, इन 1 मीटर लेंथ, ये ध्यान में रखना, 1 मीटर लेंथ ऑफ अ कॉलम। तो दिस इज ऑल, आपको ये चेक करना पड़ेगा और इस क्राइटेरिया में आप फिट करके देखेंगे, अगर ये क्राइटेरिया में फिट हो रहा है तो यू कैन डिजाइन दिस हेलिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, तो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। सो विल डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस, ठीक है, उससे आपको ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जाएगी कैसे इस फॉर्मूला में यूज करना है। तो बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज योर टोटली योर फॉर्मूला बेस्ड वन, राइट, इसमें सारा का सारा आपको फॉर्मूला ही यूज होगा, तो कोई ज्यादा इसमें, ठीक है। नाउ अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज द आईएस कोड रिकमेंडेशन फॉर कॉलम, कॉलम के लिए क्या क्या आईएस कोड रिकमेंड करता है, ये सारी चीजें हम जॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डिजाइन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, बट अभी ये देख लीजिए आप लोग। सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मतलब कितना स्टील आप यूज कर सकते हो, मतलब मेन रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम में आप कितना यूज कर सकते हो, इतना यूज करना ही करना है आपको, 0.80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ कॉलम, जितना भी कॉलम का एरिया है उसका 0.80% आपका मिनिमम स्टील होना ही चाहिए, इससे ज्यादा होगा कोई बात नहीं, बट मिनिमम इतना होना ही चाहिए। और मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप, मैक्सिमम आप रख सकते हो 6% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, तो आपको मिनिमम इतना तो रखना ही है 0.8, और मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो 6%, ठीक है, तो 6% से ज्यादा। अगर बार्स लैप्ड नहीं है, ये केस है, बार्स आर नॉट लैप्ड, मतलब लैप्ड मतलब कि एक के ऊपर एक रखी गई नहीं रखी गई हैं, सीधे सीधे अगर बार्स हैं तो 6% है, अगर वो लैप्ड हैं, if bars are lapped मतलब एक के ऊपर दूसरी भी रखी गई है, so it is just 4% of the total cross section area, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आप रेनफोर्समेंट यूज कर सकते हो either it can be 6 और 4%, ठीक है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, मतलब कि आपके जो पूरा कॉलम होगा ना, जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस एरिया का सिर्फ 6% आपका स्टील हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कोड बोलता है। और मिनिमम इतना स्टील होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कॉलम डिजाइन किया और उसमें स्टील है ही नहीं, तो 0.8% स्टील होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आईएस कोड की रिकमेंडेशन है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, मिनिमम नंबर ऑफ बार, ठीक है। तो कोड बोलता है कि अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, मान लीजिए इसका मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मतलब टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको मिनिमम 4 रेनफोर्समेंट तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब एट द कॉर्नर्स, ठीक है, 4 मेन रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद आप हाँ इसको टाई से बांध सकते हो, ऐसे बात करके, ठीक है, इस तरीके से बच जाए। तो मिनिमम 4 रेनफोर्समेंट होनी चाहिए अगर आपका रेक्टेंगुलर टाइप का सेक्शन है। और कोड बोलता है कि अगर वो आपका सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो आपकी 6 बार होना कंपलसरी है, 1 2, ठीक है, इस तरीके से 6 आप कर लीजिए, 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 बार्स आपकी हैं, और इसको आप फिर आप ऐसे बांध सकते हो टाई से, ठीक है। तो 6 बार कंपलसरी है किसमें, सर्कुलर कॉलम, तो ये आपको हमेशा इंश्योर करना है, कभी भी आप कॉलम बनाएंगे रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम 4 बार्स तो आपको मेन बार प्रोवाइड करनी है, और अगर सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम 6 बार्स आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ये गेट वगैरह में पूछा जाता है ये चीज। मिनिमम डाई ऑफ मेन बार जो ये वाली बार्स है, मेन जो आपको दिख रही है, ये जो 4 आपको दिखाई दे रही, तो इनका मिनिमम डायमीटर आप कितना रख सकते हो, 12 mm, ठीक है। मेन बार कभी 12 mm से कम नहीं होगी कंप्रेशन मेंबर में, मतलब कॉलम में कभी 12 mm से कम की सरिया आप यूज नहीं करोगे मेन बार में, ठीक है।
मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मेन बार अगेन 300 mm, मतलब कि मान लीजिए ये एक मेन बार है, ये मेन बार है, बीच में भी आपकी मेन बार ही है, बट जो मिनिमम डिस्टेंस आपकी रहेगी मेन बार के बीच में, तो मेन बार मतलब जो आपका बड़े डायमीटर का बार है, ठीक है, और ये छोटे डायमीटर का भी बार है। तो मेन बार ये वाली आपकी कॉर्नर्स वाली, तो इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 300 mm से ज्यादा नहीं होनी। ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, टॉप व्यू दिखा रहा है, ये मेन बार्स हैं आपकी, तो इट शुड नेवर बी मोर देन 300 mm, ये बोला गया कॉलम। अगर ये 300 mm से ज्यादा है तो आप नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है, बीच में आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसमें एक कॉलम और एक रिइंफोर्समेंट और प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से लास्ट क्राइटेरिया है आपका डिजाइन ऑफ ट्रांसफर्स रिइंफोर्समेंट और टाई। डिजाइन ऑफ ट्रांसफर्स रिइंफोर्समेंट और टाई का मतलब क्या होगा? डिजाइन ऑफ ट्रांसफर्स टाई मतलब क्या है आपका, जिससे इसको बांधा गया है, दिस इज योर ट्रांसफर्स रिइंफोर्समेंट, ठीक है, मेन रिइंफोर्समेंट जिससे बांधी गई है, दिस इज योर ट्रांसफर्स रिइंफोर्समेंट, दिस वन, ओके। So this is your main bar and this one is your tie. TI. Fine. So this is your tie. लिखना बड़ा मुश्किल है, ओके। तो इसका डिजाइन ऑफ ट्रांसफर्स रिइंफोर्समेंट, जब आप इसको डिजाइन करोगे तो इसका डायमीटर आप कितना रखोगे? दिस इज द क्राइटेरिया। सो डायमीटर कैन बी 4 डायमीटर ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट अपॉन 4 और 6 mm, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो चीज होगा। आइदर डायमीटर ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट मान लीजिए 12 है तो 12/4, तो ये 3 आ जाएगा, 12/4 इज 3, और ये 6 mm, तो इनमें से आप कौन सा रखोगे? जो इन दोनों में से मैक्सिमम है वो इसका डायमीटर हो जाएगा ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का। उसी तरीके से आप स्पेसिंग कैसे डिसाइड करोगे? स्पेसिंग मतलब क्या होता है कि क्या मतलब कि कितनी दूरी पे ये लगी हुई है, ठीक है, जो बेसिकली उसका एक ट्रांसफर्स रिइंफोर्समेंट है, अगली उसके नीचे लगेगी, अगली उसके नीचे लगेगी, तो उसके बीच में स्पेसिंग कितना होगा, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया या तो वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब कि either it can be D और B, जो भी इन दोनों में से छोटा होगा, ठीक है, वो लीस्ट लेटरल होगा। लीस्ट मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा वाला है लीस्ट है, either ये होगा या फिर 16 टाइम्स ऑफ मेन डायमीटर। मेन डायमीटर मान लो 12 की है तो 16 × 12 हो जाएगा, और 300 mm। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपकी स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए ये 360 आया, ये 480 आया और ये 300 आया, तो आप कौन सा लोगे? इन तीनों में से मिनिमम लोगे 300, तो इतनी स्पेसिंग आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और पिच अगर आप हेलिकल रिइंफोर्समेंट बना रहे हो, जो मैंने आपको बताया था ये वाली जो थी हेलिकल वाली, इस टाइप की जो आ रही थी, ठीक है, अगर आप हेलिकल वाली बना रहे हो तो उसकी पिच कितनी होनी चाहिए? पिच क्या था? ये वाला पोर्शन, इससे लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते थे पिच, पी वो आप दिखाते थे स्मॉल पी से, ठीक है, दिस वाज योर पिच पी। ये पिच है, वो पिच कितनी होनी चाहिए बोल रहा है? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm, इट शुड नॉट बी मोर देन डायमीटर ऑफ द कोर अपॉन 6, and it should not be more than, and it should not be less than actually, it should not be less than 3 times of the diameter of the helical। जो इस हेलिकल का डायमीटर है, डायमीटर मतलब कि इसका खुद का भी डायमीटर होगा, ये रेनफोर्समेंट ये ना सरिया ये किस्म से बांधा है सही है, तो इसका जो भी डायमीटर होगा उसका 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पिच का क्राइटेरिया है। सो ये मैंने आपको सब सिंपली बताया, इसमें आपको यू डोंट हैव टू वरी और यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, बिकॉज कोड में ये सारे के सारे प्रोविजंस गिवन है, ठीक है। बट ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बताया, बिकॉज हम लोग इसमें आगे डिज़ाइन शुरू करें। सो तो कल की क्लास से हम लोग डिज़ाइन शुरू कर देंगे इसमें, ठीक है, कॉलम्स का। आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे कि कैसे कॉलम्स होते हैं, कैसे उसको कैसे किस तरीके से हम कॉलम्स लोडेड होते हैं, और हम ये सारे कॉलम्स को डिज़ाइन करके देखेंगे कि आगे कैसे कॉलम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, लॉन्ग कॉलम्स, शॉर्ट कॉलम है, और WSM मेथड से भी हम कर रहे हैं, LSM मेथड जिसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर WSM मेथड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, एज रिकमेंडेशंस क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। टुमारो विल बी सीइंग 1 or 2 एग्जांपल्स on this columns, how to design the column using WSM method, ठीक है, using WSM method हम लोग कल चेक करें देखेंगे इसमें, ठीक है। फिर फर्दर हम लोग मूव करेंगे LSM मेथड में, बिकॉज मैंने बताया ना लेटेस्ट मेथड हम लोगों की LSM मेथड ही होती है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे LSM मेथड को ही हम लोग प्रिफर करेंगे, बट
WSM मेथड कैसे होती थी इसके मैं एक दो एग्जांपल्स आपको डिस्कस करूँगा. सो विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? लेक्चर का टाइम भी ओवर हो गया आप लोगों का. सो किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी और मैं क्लियर कर दूंगा उस चीज़ को, ठीक है? So that will be all for today. Thank you class. Thank you for joining. So I shall now just end this session. Okay. Thank you, sir. Thank you.